हेलो एवरीवन। तो कल हम पढ़े थे बॉडी वेब के बारे में, और आज हम सरफेस वेब के बारे में थोड़ा पढ़ेंगे। सरफेस वेब में एक्चुअली उतना है कुछ नहीं, लेकिन आप समझने के लिए मैं बता देता हूँ थोड़ा कि ये है हो गया अर्थ। ठीक है। अब इधर से डिस्टरबेंस शुरू हो रहा था। ठीक है। फिर हर जगह ये वेब ट्रैवल कर रहा था। ठीक है। अब इधर जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस में आगे पहुंच गया था, इसको हम बोले थे, क्या बोले थे? एपिसेंटर। ठीक है। अब एपिसेंटर में कोई पॉइंट पे अगर एनर्जी पहुंच जाता है, मान लो कि ये अर्थ की सरफेस है। ठीक है। और इधर से ये है फोकस। ठीक है। इधर से आके इस पॉइंट में पहुंच गया एनर्जी, इसको बोलते हैं एपिसेंटर। ठीक है। अब इधर आके एनर्जी पहुंच गया एक पॉइंट पे। अब एनर्जी ट्रांसफर तो होगा ना हर जगह, तो अब ये पूरे सरफेस में ऐसे ट्रांसफर होगा। तो ये जो सरफेस में ट्रांसफर होता है, ये जो वेब के थ्रू में, इसको हम बोल दिए सरफेस वेब। समझ गए? इसको हम बोल दिए सरफेस वेब। अब देखो, ये सबसे ज्यादा डिस्ट्रक्टिव होगा। क्यों? क्योंकि यही तो है, हमें फील होगा। हमें थोड़ी ना ये वाला फील होता है, पी वेब वैसे तो अंदर से आ रहा है। ठीक है। ये ज्यादा डिस्ट्रक्शन नहीं करता है पी वेब और एस वेब, लेकिन सरफेस में जो वेब चलता है एपिसेंटर से, वो ज्यादा डिस्ट्रक्शन कर देता है। इधर सरफेस में हम घर बना रखे हैं, बिल्डिंग बना रखे हैं, गिराता है कौन? ये सरफेस वेब। तो ज्यादा डिस्ट्रक्टिव कौन है? सरफेस वेब है। तो अगर ये देख लो, ये बंदा पूरे अपना फोर्स से, ठीक है, जितना फोर्स था पूरे फोर्स से इस पॉइंट पे स्ट्राइक किया हथौड़े से। ठीक है। अब एनर्जी इस पॉइंट पे आया। ठीक है। अब एनर्जी तो डिस्ट्रीब्यूट होगा ना हर जगह। तो अब ये हर जगह डिस्ट्रीब्यूट हुआ, इसीलिए हर जगह क्रैक्स आ गया। समझ गए? एक ही पॉइंट पे थोड़ी ना, मतलब एक ही पॉइंट पे हमारा इधर एनर्जी आके खत्म हो गया। एनर्जी ट्रांसफर होगा। अब एनर्जी जो ट्रांसफर हुआ हर पॉइंट में, हर सरफेस में, अब क्रैक्स आ गया। तो वैसे सरफेस वेब क्या करता है? सरफेस में एपिसेंटर से, एपिसेंटर में आके जो एनर्जी पहुंचा उसको ट्रांसफर करता है वेब के थ्रू में। कितने तरह का होते हैं? दो तरह का। एक तो हो गया लव वेब, दूसरा हो गया रिले वेब। अब इन दोनों में अगर देखा जाए, लव वेब सबसे ज्यादा डिस्ट्रक्टिव है। ठीक है। अब देखो, ये क्या करता क्या है, पूरे देखो प्लेट्स को कितना पूरा डिस्प्ले, मतलब डिस्प्लेस कर दिया है। समझ रहे हो? पूरा डिस्प्लेस हो गया है। तो इन सरफेस वेब के बारे में इतना कुछ है नहीं, ये सिर्फ याद रखो इतना ही। सरफेस वेब सबसे ज्यादा डिस्ट्रक्टिव होता है। अगर उसमें से देखा जाए, सरफेस वेब के अंदर देखा जाए, तो उसमें लव वेब सबसे ज्यादा डिस्ट्रक्टिव होता है। ठीक है। अब देखो, हम अभी देखेंगे और एक चैप्टर है, डिसकंटिन्यूटी। ठीक है। क्लियर है इतना? अब देखो, डिसकंटिन्यूटी है क्या? ये है असमानता। ठीक है। मतलब ये चीज देख लो। ठीक है। ठीक है। ये जो दो जगह पर मैं मार्क किया, ये दो जगह है डिसकंटिन्यूटी। ठीक है। मतलब देखो, एकदम समान होके आ रहा था, फिर कुछ चेंजेस आ गया। ठीक है। ऐसे ऐसे हो गया, फिर इधर पहुंचा इस पॉइंट के बाद, फिर और ज्यादा चेंजेस आ गया। समझ गए? तो ये जो चेंजेस आ रहा है,
ये तो अर्थ की लेयर में भी आ रहा है, ठीक है। तो अगर हम देखें, ठीक है, अर्थ की लेयर में क्या क्या डिसकंटिन्यूटी देखने को मिला हमें और क्या नाम दिया हम उसका, तो अगर देखा जाए तो ये देखो मैं बना दिया आपके लिए प्यारा सा पृथ्वी के एक टुकड़ा, वो भी और से, ठीक है। अब हम बना लिए इसको तीन पार्ट में, एक तो हो गया क्रस्ट, दूसरा हो गया मेंटल, तीसरा हो गया कोर, ठीक है। ये है हमारा प्यारा सा क्रस्ट, ये हो गया हमारा मेंटल, ये हो गया हमारा कोर। समझ गए? इतना इतना क्लियर है? अब देखो, जो पी वेब एस वेब हमारा जा रहा था, तो वो जाने में कोई जगह पर वो मुड़ गया, ठीक है। मतलब जहां पर चेंजेस आया वहां से वो मुड़ गया, जो सीधा जाने वाला था मुड़ गया। ये सब देखने के बाद, ये सब ऑब्जर्वेशन करने के बाद जो हमें देखने को मिला, उस हिसाब से हम एक डिसकंटिन्यूटी, एक नहीं 5 डिसकंटिन्यूटी बनाए, ठीक है। तो वो पांचों कौन सा है? ये तो हो गया अर्थ का सरफेस हो गया, ठीक है। अब डिसकंटिन्यूटी किधर है? क्रस्ट के बीच में एक है, ठीक है। इसको हम कैसे याद रखेंगे? देखो, इधर से हो गया सी, फिर एम, फिर आर, फिर जी, फिर एल, CMRGL। इसको याद रख लिए तुम लोग। अब देखो कि अगर मैं सी से बोलूं, एक कोनरड नाम का व्यक्ति था जिसके नाम से क्रस्ट के बीच में जो डिसकंटिन्यूटी देखने को मिला, उसको हम बोल दिए कोनरड डिसकंटिन्यूटी। समझ गए? तो क्रस्ट के बीच में कैसे डिसकंटिन्यूटी देखने को मिलता है? हमें पता है, हम जितना अंदर जाएंगे, जितना गहराई में जाएंगे, तो उतना डेंसिटी क्या होगा? बढ़ेगा, ठीक है। मतलब प्रॉपर्टीज में चेंजेस देखने को मिलेगा। जहां से चेंजेस देखने को मिलता है, उस उधर हम एक डिसकंटिन्यूटी बना दिए। समझ गए? वैसे क्रस्ट के बीच में भी एक डिसकंटिन्यूटी है जिसका नाम है कोनरड डिसकंटिन्यूटी। फिर कौन आ जाता है? मोहो, ठीक है। ये भी, ये सारे नाम साइंटिस्ट के नाम से दिया गया है। अब देखो, मोहो, मोहो हो गया, ये हो गया लिथोस्फीयर, ठीक है। और ये हो गया अपर मेंटल, ठीक है। और ये तो हमें पता है लिथोस्फीयर और अपर मेंटल में बहुत ज़्यादा फर्क है। तो ये वाला डिसकंटिन्यूटी को हम बोल दिए मोहो। फिर आ गया रेपिटी, ठीक है। ये हो गया अपर मेंटल और लोअर मेंटल। समझ गए? फिर आ जाता है गुटेनबर्ग, ठीक है। ये हो गया लोअर मेंटल और आउटर कोर। समझ गए? फिर आ जाता है लेमन, ये आ गया आउटर कोर और इनर कोर के बीच में। समझ गए? इतना क्लियर है? हमारे पास था CMRGL। क्लियर है इतना? ठीक है। सी से आ जाएगा कोनरॉड, ठीक है। फिर आ जाएगा मोहो, फिर आ जाएगा रेपिटी, फिर आ जाएगा गुटेनबर्ग, ठीक है। फिर आ जाएगा लेमन। क्लियर है इतना? अब देखो, कोनरॉड किन किन के बीच में आ गया? ये हो गया क्रस्ट
क्रस्ट। समझ गए? इतना क्लियर है? मोहो किस किस के बीच में आ गया? मोहा आ गया लिथोस्फियर और अपर मेंटल। रेपेटी किसके बीच में आ गया? अपर मेंटल लोअर मेंटल। ठीक है। गुटनबर्ग किसके बीच में आ गया? लोअर मेंटल आउटर कोर। लेमन आ गया आउटर कोर इनर कोर। समझ गए? इतना क्लियर है? अब अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि जो हमारे पास एस वेव था, ठीक है, जो हमारे पास एस वेव था, वो कौन सी डिसकंटिन्यूटी के बाद आगे बढ़ नहीं पाया? ठीक है, कौन सी डिसकंटिन्यूटी के बाद आगे बढ़ नहीं पाया? तो आंसर क्या होगा? गुटनबर्ग। क्यों? ये तो है ना गुटनबर्ग वाला। तो हमें पता है कि जो एस वेव है, ये कोर में जब आउटर कोर में जब पहुंचा, उसके आगे वो बढ़ नहीं पाया क्योंकि इधर लिक्विड आ गया। तो आउटर कोर कहाँ पर है? यहाँ पर। तो यहाँ ये कौन सा वाला डिसकंटिन्यूटी है? गुटनबर्ग। समझ गए? इतना क्लियर है? समझ गए ना? कर लोगे ना? या फिर से और एक बार करें? देख लो फिर से। ठीक है, तुम्हें पहले ऐसे बना देना है। ठीक है, बना दिए। फिर इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर दो, क्रस्ट, मेंटल और कोर में। कर दिए। फिर इसको क्रस्ट को 2 पार्ट में डिवाइड कर दो, मेंटल को 2 पार्ट में डिवाइड कर दो, फिर कोर को 2 पार्ट में डिवाइड कर दो। क्लियर है इतना? अब देखो, ये तो सरफेस हो गया। ठीक है, तो सरफेस के बाद से शुरू करेंगे हम। ये है क्रस्ट वाला पार्ट। क्रस्ट के बीच में जहाँ पर डिफरेंस आया, फिर हम उसे बोल दिए कोनरॉड। सी, फिर मोहो, फिर रिपेटी, फिर गुटेनबर्ग, फिर लेमन। ठीक है, मोहो, रिपेटी, गुटेनबर्ग, लेमन। ठीक है, इतना क्लियर है? और ये आ गया क्रस्ट, क्रस्ट, मोहो आ गया कौन सा वाला? लिथोस्फियर, लिथोस्फियर अपर मेंटल। फिर ये आ जाएगा अपर मेंटल, लोअर मेंटल, ये आ जाएगा लोअर मेंटल, आउटर कोर, ये आ जाएगा आउटर कोर, इनर कोर। समझ गए? इतना क्लियर है? हो जाएगा? अब देखो, ये इतना हो गया। और हम एक चीज देख लेते हैं कि हमारे, चलो इधर ही कर लेते हैं। और एक चीज याद रखेंगे हम। ठीक है, क्या याद रखेंगे? जो एलिमेंट्स हम पाते हैं, उनका परसेंटेज थोड़ा याद रख लेंगे। तो एलिमेंट्स अगर हम क्रस्ट में जो पा रहे हैं, इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स हमारा, तो उनका परसेंटेज अगर हम देखेंगे, क्रस्ट की बात किया जा रहा है। ठीक है, ये है क्रस्ट वाला बात। तो क्रस्ट में अगर हम देखें, पहले तो ऑक्साइड आ जा, ऑक्सीजन ऑक्साइड फॉर्म में बहुत ज़्यादा मिलता है हमें, तो ऑक्सीजन हो गया। ठीक है, क्लियर है इतना? फिर आ जाएगा, हम क्या पढ़े थे? सियाल, मतलब सिलिकॉन। ठीक है, फिर आ जाएगा एल्यूमिनियम। ठीक है, फिर आ जाएगा एल्यूमिनियम, फिर आ जाएगा आयरन, फिर मैग्नीशियम।
क्लियर है इतना? इतना क्लियर है? समझ गए? फिर इसका परसेंटेज हम लिखेंगे। पहले देखो, ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा मिल जाता है हमें ऑक्साइड के फॉर्म में, ठीक है। फिर सिलिकॉन मिलता है, फिर एल्यूमिनियम मिलता है, फिर आयरन, फिर मैग्नीशियम। फिर परसेंटेज हम डाल देते हैं। ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा है क्रस्ट में, 46%। समझ गए? क्लियर है इतना? फिर आ जाता है सिलिकॉन 28%, फिर एल्यूमिनियम 8%, आयरन 5% और मैग्नीशियम 4%। क्लियर है इतना? इधर से देखो, याद रखो, पहले आएगा ऑक्सीजन, फिर Cl डाल दो, फिर आयरन आ जाता है, मतलब लोहा हमें क्रस्ट में मिल जाता है 5%, फिर मैग्नीशियम 4%। समझ गए? 46, 28, 8, 5, 4। अगर हम पूरे पृथ्वी में देखें, ठीक है, होल अर्थ, पूरे पृथ्वी में अगर देखें तो सबसे ज़्यादा क्या आएगा? आयरन। क्यों? और आयरन से भरा पड़ा है, ठीक है। फिर आएगा ऑक्सीजन। समझ गए? फिर आएगा ऑक्सीजन, फिर आएगा सिलिकॉन, फिर सीमा आ जाएगा ना, क्योंकि पूरे पृथ्वी की बात किया जा रहा है। और मेंटल में भरा पड़ा है सीमा। समझिए? फिर आ जाएगा। क्लियर है इतना? तो ऑक्सीजन कित आयरन कितना आ जाएगा? 35%। ऑक्सीजन आ जाएगा 30%। सिलिकॉन आ जाएगा कितना? 15%। मैग्नीशियम 13%। और निकल हो जाएगा 2.4%। समझ गए? इतना मतलब और भी है, इतना बस हमें इम्पोर्टेंटली याद रखना है। समझ गए? याद हो जाएगा। क्लियर है इतना? फिर से और एक बार लिखें, लिखें फिर से और एक बार। देखो, अगर क्रस्ट की बात किया जाए, ठीक है, पहले लाओगे तुम ऑक्सीजन को। समझ गए? ऑक्सीजन, फिर Cl लाओगे, सिलिकॉन, फिर एल्यूमिनियम, फिर आयरन, फिर मैग्नीशियम। ठीक है, इसको दे दोगे 46%। समझ गए? क्लियर है इतना? फिर इसको दे दिया हम 28%, फिर 8%, फिर 5%, फिर 4%। क्लियर है इतना? अगर मैं पूरे धरती का बात करूं, ठीक है, पूरे धरती का अगर मैं बात करूं, तो पहले क्या आ जाएगा? आयरन, फिर आ जाएगा ऑक्सीजन, फिर आ जाएगा क्या? सीमा, सिलिकॉन, मैग्नीशियम, ठीक है, फिर आ जाएगा निकल। ये हो गया 35, ये हो गया 30, ये हो गया 15, ये हो गया 13, ये हो गया 2.4। क्लियर है इतना? चलो, अगर तुम देख रहे हो ये वीडियो, ठीक है, तो एक बार एक काम करना कि देखो, चैनल में जाना, ठीक है, और चैनल में जो प्लेलिस्ट है, ठीक है, प्लेलिस्ट में जाना, उधर आपको मिलेगा फिजिकल जियोग्राफी। ठीक है, उसमें जब जाओगे आप, एकदम से सीरीज से, शुरुआत से, बेसिक से लेके पूरे कंप्लीट सिलेबस इधर मतलब पढ़ाया हुआ है। ठीक है, पूरे प्रिपरेशन अगर आपको भी करना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप इधर जाओ और पूरा कंप्लीट सिलेबस आपको पढ़ाया जाएगा। ठीक है, उधर जाओ और शुरुआत से पढ़ो। ठीक है, शुरुआत से पढ़ो, और ये पूरा कोर्स ही आपको मतलब इस लेवल पे ले जाएगा कि आपको कोई दूसरे चीज का जरूरत ही नहीं पड़ेगा। ठीक है, कोई पेड वाला कोर्स का जरूरत ही नहीं पड़ेगा। आप जाओ पहले और
सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। अगर अच्छा लग रहा है, पढ़ पा रहे हो सही से, लाइक भी कर देना, कमेंट कर देना, जो भी डाउट है पूछ सकते हो तुम लोग, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, थैंक यू।